आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो जब हम किसी मेटालिक स्फेरिकल बार को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं और उसको डिस्टर्ब करके उसको ऑसिलेट करना शुरू करा देते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो दैट बॉडी, दैट बॉब possess kinetic energy as well as potential energy, but total energy remain conserved। इसी बात को हमने डिस्कस करना है कि हाउ एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। तो पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी विच इज अटैच विद द स्प्रिंग। जनरल फार्मूला क्या है? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ये फार्मूला है जिसमें v वेलोसिटी का जो फार्मूला है ये हम डिराइव कर चुके हैं, x नॉट k बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये है फार्मूला। तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अटैच द स्प्रिंग किसके बराबर हो जाएगी? हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये मैथ्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। और इस फार्मूले में हम देखते हैं ऑप्शंस कि अगर x 0 है, ये मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ से जवाब आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस 0 ओवर एक्स नॉट, एंड दिस इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एंड इज मैक्सिमम। तो मेन पोजीशंस पे जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बिल्कुल उसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। और अगर x इक्वल टू एक्स नॉट, ये एक्सट्रीम पोजीशंस को डिफाइन करता है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, दिस इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या कंसेप्ट मिला कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेलोसिटी भी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर 0 हो जाती है। जब आप झूला झूलते हैं तो एक्सट्रीम एंड के ऊपर वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट 0 होती है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है। और मेन पोजीशंस के ऊपर जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वैसे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होगी? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। Potential energy is equal to the work done in stretching the spring। तो
बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट है यहाँ पे कि जब हम बॉडी को पकड़ के मूव करते हैं, इन रिस्पांस ऑफ दैट मूवमेंट स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, लेकिन स्प्रिंग तो उसी वक्त फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं हमारी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, वो तो फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्दर मूवमेंट के लिए फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जूं जूं डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जूं जूं स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग होती जाएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ती है। इससे क्या कंसेप्ट मिला? ये तो वेरिएबल फोर्स है। तो ये केस बन गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ये टॉपिक हम चौथे चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम जो तरीका अडॉप्ट करते हैं कि हम पहले एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं कि जब बॉडी मीन के ऊपर है उस वक्त फोर्स ज़ीरो है, अप्लाइड फोर्स भी ज़ीरो है। अब हमने उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ती जा रही है फोर्स टिल वी रीचेस दी एक्सट्रीम पोजीशंस। तो चूंकि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स है, ये नहीं होता कि कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी ना। ज़ीरो से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इंक्रीज होती जा रही है। इस केस के अंदर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। और एवरेज फोर्स क्या होगा? फोर्स एट मीन प्लस फोर्स एट एक्सट्रीम डिवाइड बाई 2, ये एवरेज फोर्स आ जाएगी। एवरेज इज सपोज टू बी कांस्टेंट, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह ये वर्क डन आ जाएगा। तो ये केस बन गया वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तो वर्क डन जो है बराबर होगा एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स कैसे निकाल लेते हैं? फोर्स एट मीन प्लस फोर्स एट एक्सट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन पे 0, एक्सट्रीम पे f डिवाइड बाई 2 इंटू x। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज हाफ ऑफ f इंटू एक्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ f पता है हमें कि वो तो kx के बराबर होता है। लिहाजा वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट x, ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ इंटू के एक्स इंटू एक्स। दिस इज हाफ के एक्स स्क्वेयर, हाफ के एक्स स्क्वेयर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बराबर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग, अटैच विद द स्प्रिंग। तो अगर हम इसको ये थोड़ा सा मज़ीद, ये बराबर है हाफ के एक्स स्क्वेयर। अगर x 0 हो, ये मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन पोजीशंस पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। वही जगह है जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और अगर x इक्वल टू एक्स नॉट, ये एक्सट्रीम पोजीशंस को डिफाइन कर रहा है, अगर x को जो कि वेरिएबल होता है x नॉट के बराबर पुट करें तो इसका मतलब है कि बॉडी कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और ये क्या होगी? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये 0 है और वो मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, उसी जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है।
अच्छा भाई, अब इन बिटवीन, इन दो पोजीशंस के इन बिटवीन, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान में ये दोनों एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक भी होती हैं और पोटेंशियल भी होती है। कहीं काइनेटिक ज़्यादा तो पोटेंशियल कम होगी, और जहाँ काइनेटिक कम होगी वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती है। बट टोटल रिमेन कंजर्व्ड, इस बात को हम ये लिखते हैं, इसको टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा ना, दैट्स वाई वी गेट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी मीन एनर्जी एट एनी पॉइंट, मीन पे हो, इन बिटवीन हो, एक्सट्रीम पे हो, टोटल एनर्जी में हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, के भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट भी कांस्टेंट है, सो द रिजल्ट इज दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो सच अ सिस्टम, सच एन ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसमें का ये टोटल एनर्जी जो है दैट रिमेन कांस्टेंट और दैट रिमेन कंजर्व्ड, उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। और उस ऑसिलेटर्स का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इसके बाद जो है ना, एक छोटी सी चीज़ और इस चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है, और वो है फेज। फेज ऑफ एन oscillating system determines the angular position and direction of angular position and direction of motion of that object which is oscillating। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। हम कंसिडर करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ये हमने डायग्राम बनाई हुई है, ये रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन है। अगर बॉडी ए पॉइंट पे है और ये स्टार्ट कर रही है rotating along the circle with the constant angular velocity omega, तो in time t बॉडी जो है वो यहाँ से चल के लेट अस सपोज यहाँ पे आ जाती, और उस वक्त इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो along the horizontal line, उसकी ये पोजीशन होगी। इसको हमने p कहा, इसको हमने n कहा, ये x कहलाया, ये डिस्प्लेसमेंट है r है, और a से p तक जाते हुए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे s इक्वल टू वी टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, चूँकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो वी कंसिडर द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी moving in a circle. Let body starts from point A with constant speed omega. So in time t, body reaches the point P and its projection
reaches the point N as shown in the figure, we see that displacement of the projection is equal to x naught cos omega t, theta is equal to omega t. So this is वो बॉडी जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है उसके लिए तो ये एंगल है थीटा, और उसको मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो तो स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहा है, इस तरह आ रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन उसका भी एंगल जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसी सेंस में जो बॉडी ने एंगल बनाया वो प्रोजेक्शंस का क्या कहलाता है, फेज या फेज एंगल भी कहते हैं उसको, फेज या फेज एंगल। तो यहाँ से जब हम एंगल्स को देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो इससे हम कुछ और बातें भी डिटरमिन करते हैं कि प्रोजेक्शन इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशंस, दैट इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। ये दो बातें जो है ना, एक तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, जब फेज एंगल, उसके लिए हमेशा लफ्ज़ होगा फेज एंगल, वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। अच्छा, और दूसरी बात जो हम डिटरमिन कर रहे हैं कि दैट इज़ मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशंस, ये इसकी मूवमेंट का भी पता चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, एंगल थीटा बनाया, उसका फेज एंगल थीटा के बराबर है, विच इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, and is moving from extreme to mean positions। अब इससे अगली सिचुएशन ये करते हैं कि अगर वो स्टार्ट में ए पे नहीं है, रेफरेंस लाइन पे नहीं है, बल्कि कुछ आगे है, तो उस सिचुएशन में हम फिर लेट टी ज़ीरो पे, वो है ही पी के ऊपर, ये बात नोट करें, ए पे नहीं है, रेफरेंस लाइन पे नहीं है, बल्कि वो पी पॉइंट के ऊपर खड़ा है, लेट अस सपोज। तो उस वक़्त जो उसका एंगल है, एंगुलर पोजीशन है, हम उसको फाई कहते हैं, और वो पी से इन टाइम टी वो आ गया पी डैश के ऊपर विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, और एंगल बनाया थीटा इज इक्वल टू वही ओमेगा टी के बराबर है। तो अब P से P डैश तक जाते हुए उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ये N डैश उसकी नई पोजीशन है और X डैश उसका नया डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशंस। तो यहाँ से अब हम उसको कैसे लिखेंगे, तो इफ़ बॉडी इज एट पॉइंट P at t is equal to 0, it moves from P to P dash in time t। तो एंगल ट्रेस्ड बाय द बॉडी कितना होगा, वो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये एंगल ट्रेस्ड है बाय द बॉडी। लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है उसकी नई पोजीशंस क्या है, वो है एन डैश, और हम अब जब उसके डिस्प्लेसमेंट को नोट करेंगे इस नई पोजीशंस पे, देन फेज एंगल इज थीटा प्लस फाई या ओमेगा टी प्लस फाई, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन जो होगा दिस इज x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी फेज, ये एंगल ट्रेस्ड है, फेज नहीं सिर्फ एंगल ट्रेस्ड है। ओमेगा टी प्लस फाई फेज एंगल है, जिसमें सिर्फ फाई जो है उससे फेज कांस्टेंट कहा जाता है। ओमेगा टी प्लस फाई को
टोटल को क्या कहेंगे, फेज एंगल। और फाई जो है, सिर्फ फाई जो है, इसको क्या कहेंगे, इसको फेज कांस्टेंट कहा जाता है, फेज कांस्टेंट कहा जाता है, इसे फेज कांस्टेंट कहा जाता है। लेट वो 90 की पोजीशन से स्टार्ट लेता है, अगली लेट इट स्टार्ट्स, लेट द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम Q। ये पोजीशन जो है मैं उसको मतलब 90 के एंगल पे है, जब बॉडी यहाँ पे है, ये Q है, और इसने इधर से कितना एंगल बना रखा है, 90 का एंगल बना रखा है। तो मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद रेफरेंस एक्सिस, और Q से वो कहाँ तक आया, Q डैश तक आ गया, Q से। तो ये एंगल जो बना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बना। और तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन बराबर होगा x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 90। तो ओमेगा टी उसी तरह एंगल है, ओमेगा टी प्लस 90 फेज एंगल है, और 90 प्लस में चला जाएगा, तो इसका मतलब है नाउ द प्रोजेक्शन इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ द रेफरेंस एक्सिस। और दूसरी बात, नाउ द प्रोजेक्शन इज मूविंग अवे फ्रॉम द मेन पोजीशंस, प्रोजेक्शन इज मूविंग अवे फ्रॉम द मेन पोजीशंस। इसी तरह अगर बॉडी जो है वो बी के ऊपर है और बी से बी डैश पे आ रही है, तो ये एंगल थीटा है। अगर बॉडी जो है इज एट पॉइंट बी, देन आफ्टर टाइम टी we can write x equal to x naught cos ओमेगा टी प्लस 180। तो अब ओमेगा टी प्लस 180 जो है, दिस इज द फेज एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। और चूंकि 180 प्लस हो गया, तो इसका मतलब है नाउ द प्रोजेक्शन इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द जो रेफरेंस एक्सिस है, थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 और 270 के दरमियान में है। तो ये इसका फेज एंगल है, एंड प्रोजेक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगेन प्रोजेक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सिमिलरली इन मूविंग फ्रॉम D टू D डैश, ये इस पोजीशंस को मैं D कह देता हूँ, और D से D डैश तक अगर बॉडी मूव कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये थीटा है। और इसमें जो प्रोजेक्शन होगा, इसमें प्रोजेक्शंस की ये पोजीशन होगी, देन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 270, ओमेगा टी प्लस 270। तो ये ओमेगा टी प्लस 270 जो है, ये फेज एंगल है प्रोजेक्शंस का, एक बात। दूसरी बात, इससे ये पता चलता है कि जो प्रोजेक्शन है दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द रेफरेंस एक्सिस। और तीसरी बात, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। जब फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर प्रोजेक्शन आ जाता है, नाउ दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो ये आइडिया होता है फेज का और फेज एंगल का। तो जो बॉडी ऑसिलेट करती है, चूँकि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही होती है, तो ज़ाहिर है बंदा एंगल मेजर प्रोटेक्टर से तो नहीं कर सकता, तो उसको डिटरमिन्स करने का फिर ये तरीका बन जाता है, और हम उसके साथ उसके लफ्ज़ जो है खाली एंगल नहीं होता, बल्कि फेज़ एंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।